फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप आप सभी की तैयारी अच्छी होगी। तो आज हम लोग कक्षा 12 का भूगोल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने एक पार्ट करवा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मॉडल पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पहले वीडियो में कितने क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करवा दिए थे, ठीक है ना। तो पिछले वीडियो में मैंने 16 नंबर तक के क्वेश्चन करवा दिए थे। तो इसके बाद अब हमारा जो है 17 नंबर क्वेश्चन से आज इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के संचार सेवाओं के 4 महत्व बताइए। क्या विश्व के संचार सेवाओं के 4 महत्व बताइए। देखिए, जो संचार सेवाओं के द्वारा विश्व पूरा एक परस्पर संबंध में बंधा हुआ है। कैसा बंधा हुआ है? परस्पर संबंध में बंधा हुआ है। दूसरा जो है रेडियो टेलीविज़न, रेडियो टेलीविज़न मोबाइल आदि के माध्यम से जो है एक देश के लोग दूसरे देश का नाटक, खेल, मनोरंजन की आदि चीज़ें देखते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है इसका ये 2 पॉइंट हो गए। तो तीसरा पॉइंट हमारा है कि जो है दूरसंचार से विश्व में होने वाली आपदाओं को लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा एशिया है, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक। अब मान लीजिए कुछ भी कोई का हलचल या कोई आपदा कुछ भी रूस में आएगी तो उसका हम लोग टेलीविज़न, मोबाइल, रेडियो के आदि के माध्यम से हम लोगों को पता चलेगा। तो ये भी एक जो है इसके माध्यम से पता चलेगा। तो ये दूरसंचार सेवाओं के महत्व है, ठीक। इसके बाद क्या है, चौथे इसमें कितना पूछा है? तो इसमें 4 पूछा है। तो ये 3 हो गए। तो चौथा हमारा है कि दूरसंचार सेवाओं से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं एक देश से दूसरे देश में, उनको काफ़ी हद तक जो है बढ़ावा मिलता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होते हैं दूरसंचार सेवाओं से उनको जो है बढ़ावा मिलता है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, तृतीय क्रियाकलापों में किन्हीं 3 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्रियाकलाप है, यह एक बहुआयामी क्रियाकलाप है। कैसा है? बहुआयामी, ठीक है ना। बहुआयामी क्रियाकलाप है। और जो है इसमें 1 हो गया। इसमें कितनी विशेषता पूछा है? 3 विशेषता पूछा है कि ये बहुआयामी। दूसरा है जो है कि इसमें इसके क्रियाकलापों में जो है उत्पादन और विनिमय दोनों का समावेश होता है। क्या? उत्पादन और विनिमय का समावेश होता है, ठीक। 2 हो गए। तीसरा जो है इसमें जो है तृतीय क्षेत्र में विविध जन सुविधाओं को जुटाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या? जन सुविधाओं को जुटाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जन सुविधाओं को यानी लोगों की सुविधाओं को जुटाने की बहुत बड़ी इसकी भूमिका होती है। इसका तृतीय क्रियाकलाप का कार्य होता है सेवा, ठीक। उसके बाद हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए, मिश्रित कृषि में क्या होता है? इसमें एक साथ कई कार्य होते हैं, पशुपालन भी होता है। कैसे? मान लीजिए कि कृषि में क्या होता है, कृषि अब इसमें मिश्रित कृषि है तो इसमें जो है पशुओं का पालन भी होता है। मिश्रित कृषि में पशुपालन और कृषि भी होता है, ठीक। कृषि का जो उत्पादन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है मानव के लिए, क्या? मानव के लिए। और दूसरा होता है पशुओं के लिए, क्योंकि भाई पशुओं को भी दाना खिलाना पड़ता है, ठीक है ना। यह कृषि कहाँ होती है? तो यह जहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है। कहाँ? जहाँ अधिक जनसंख्या होती है वहाँ पर यह कृषि की जाती है, यानी मिश्रित कृषि जो है की जाती है जहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है, ठीक। उसके बाद हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? कार्य होता है वो जो है इस प्रकार है। देखिए, जो इसके
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद होते हैं। क्या विवाद होते हैं? कैसे? मान लीजिए कोई भी व्यापार में जो विवाद होता है तो उसको यह निपटारा करता है कौन? विश्व व्यापार संगठन। जो है यह सदस्य राष्ट्रों के बीच होने वाले लड़ाई झगड़ों को शांत कराता है, यानी विवादों को शांत कराता है। ठीक, जो है सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को पालन करने के लिए उनको बाधित करता है। जैसे मान लीजिए इसमें टोटल 193 देश शामिल हुए हैं, तो जो है जो नियम बना होता है वो सभी देशों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी पूरे विश्व में यह जो है मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। कैसे? कैसे मान लीजिए भारत है, हमको अब यूरोप के किसी देश से व्यापार करना है, तो यह जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विश्व व्यापार संगठन है, यह जो है इसको मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है बिना किसी टैक्स यानी शुल्क दिए। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम लिखिए। देखिए जो भारत के प्रमुख खनिज पेटियां हैं वो जो है, कैसे मान लीजिए ये भारत है, पहले मैं नक्शे के साथ अगर समझोगे ज़्यादा सही रहेगा। कैसे? ये भारत, सॉरी मैप गड़बड़ भी हो, सॉरी, अरे यार मैप नहीं इसमें बन रहा, तो समझ लीजिए भारत है। ठीक, इसमें कहाँ कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी पठारी खनिज उत्पादन पेटी। ठीक, कहाँ पर? उत्तरी पूर्वी पठारी खनिज उत्पादक पेटी। ये कहाँ पर है? तो ये इस एरिया में है। ये कौन कौन से, ये इस एरिया में, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ठीक, इसमें जो है यही 3 राज्य आते हैं मुख्यतः, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उसके बाद जो है दूसरी है दक्षिण पश्चिम पठारी खनिज उत्पादन पेटी, दक्षिण पश्चिम यहाँ पर। ठीक ना, दक्षिण और पश्चिम में। इसके अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और गोवा, मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु आते हैं। ठीक, और तीसरी जो है वो है उत्तर पश्चिमी खनिज पेटी। कौन सी? उत्तर पश्चिमी खनिज पेटी। इसमें जो राज्य आते हैं वो है राजस्थान और गुजरात। कौन से? राजस्थान और गुजरात। ठीक, यही जो है मुख्य खनिज पेटियां हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र के लाभ लिखिए। देखिए इस नहर की सिंचाई व्यवस्था ने शुष्क क्षेत्र की परिस्थिति को बदल दिया। मान लीजिए ये नहर है, इसके आसपास के जो भी शुष्क क्षेत्र थे उनकी स्थिति को बदल दिया, वहाँ पर ज़्यादा फसल पैदा होने लगी। ठीक है ना, जिसके कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था काफ़ी संभल गई और वहाँ की सामाजिक जो जीवन था, वहाँ का जो सामाजिक जीवन था वो भी, उसमें भी काफ़ी सुधार आया था। इस नहर ने वृक्षारोपण तथा चारागाहों के विकास को बढ़ाया है। कौन कौन से? वृक्षारोपण और चारागाहों के विकास को बढ़ाया है। चारागाहों के विकास को बढ़ाया है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर ने वायु अपरदन तथा निक्षेपण की क्रियाओं को नियंत्रित किया है। किसको? वायु अपरदन और निक्षेपण की क्रियाओं को नियंत्रित किया है। ठीक, तो इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन शुरू होते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तो देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसमें है ग्रामीण बस्तियों के प्रकार की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए ग्रामीण बस्तियां कई प्रकार की होती हैं। तो पहले हमारी गुच्छित। कौन सी? गुच्छित। दूसरी है अर्धगुच्छित। तीसरी है एकांकी। तो गुच्छित किसे कहेंगे? देखिए गुच्छित के अंतर्गत मान लीजिए ये गांव है, तो इसमें सभी लोग एक जगह समूह में रहेंगे। ठीक है, उसे हम लोग गुच्छित बस्ती कहेंगे। उसके बाद हमारा दूसरा है, क्या है? अर्धगुच्छित। ठीक, अर्धगुच्छित। देखिए अर्धगुच्छित में क्या होता है, जैसे ये गांव है। ठीक, अब इस गांव में अर्धगुच्छित में क्या होगा
कि जो लोग होंगे वो मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पर हैं तो कुछ लोग किसी के दबाव पर या किसी मान लीजिए कोई किसी के घर तक संसाधन नहीं पहुँचता या किसी कारणवश वो जो है अलग जाकर रहने लगेंगे चार छः। तो ये अर्धगुच्छित हो गया। ऐसे ही मान लीजिए 2-3 जगह रहने लगे या 2 जगह अलग अलग रहने लगे तो ये अर्धगुच्छित हो गया। अब एकांकी, तो देखिए एकांकी मान लीजिए ये कोई ग्रामीण या गाँव है, ठीक है। अब यहाँ जो है यहाँ पर मान लीजिए बहुत पहाड़ बड़े बड़े हैं या किसी मान लीजिए छोटे मोटे भी पहाड़ है, यहाँ पर लोग जो है दूर दूर रहने लगे। मान लीजिए एक बंदा यहाँ रह रहा है, एक बंदा यहाँ रह रहा है, एक बंदा यहाँ, इस तरह जो है दूर दूर रहने लगेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एकांकी बस्तियाँ कहलाएगा, ठीक। तो इसका इस वीडियो पर ज़्यादा मैं नहीं, एक ही सॉल्व करा रहा हूँ, एक आप लोग अपने सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं कराऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की संक्षेप में विवेचना कीजिए। जो परियोजना है वो प्रमुख 4 महानगरों को जोड़ता है। कौन कौन से 4 प्रमुख महानगर, तो मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक, ये भारत है। तो इसमें यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है मुंबई, यहाँ पर है चेन्नई और यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। तो यह स्वर्णिम चतुर्भुज इन जो है चारों जो है महानगरों को जोड़ता है, ठीक ना। अब इनके जोड़ने के फ़ायदा क्या है, तो देखिए फ़ायदा ये है कि मान लीजिए कोई भी जो है सामान विदेश से यहाँ पर आता है या इधर चेन्नई में आता है या यहाँ पर कोलकाता साइड में आता है, ठीक ना। तो उसको जो है 4 लाइन के जरिए जो है 4 लाइन 6 लाइन की ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग है, ठीक। तो इसके ज़रिए यहाँ से यहाँ डायरेक्टली पहुँचाया जाता है मंडी में, ठीक। इसका जो है इन 4 लाइनों का मुख्य कार्य यही होता है। इसमें से ज़्यादातर जो है जो विदेशों से सामान आता है या यहाँ से जो है जाता है, तिन्ही सड़कों से के द्वारा आदान पर ले जाया जाता है और लाया जाता है, ठीक। इनकी टोटल लंबाई जो है वो है 5846 किलोमीटर, ठीक। इनकी जो है लेन जो है 4 से 6 किलोमीटर होगी, लेन जो है 4 से 6 होगी, 4 से 6 लेन की सड़कें होंगी, ठीक। तो इसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन शुरू होते हैं 25 नंबर से। नीचे दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित में से उपर्युक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। देखिए भारत का मानचित्र मैं किसी दूसरी वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, लेकिन अभी मैं इनके उत्तर बता दे रहा हूँ। वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कहवा अग्रणी उत्पादक राज्य तो कर्नाटक है। तो उसके बाद हमारा असम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपत्तन तो गुवाहाटी, ठीक। चावल में अग्रणी उत्पादक राज्य का अग्रणी उत्पादक राज्य वो है पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। तो देखिए सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क जो है STPTI सूरत में स्थित है। कहाँ, सूरत में, ठीक। उसके बाद हमारा यही क्वेश्चन है, केवल दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए जिसको 25 नंबर क्वेश्चन जो अभी ये हमने सॉल्व किया, अगर इसको नहीं सॉल्व कर सकते तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। भारत में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, अरे सेम वही है यार, ठीक। उसके बाद हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संसार के रेखा मानचित्र में उपर्युक्त चिन्ह द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए। विश्व में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए विश्व का जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है ब्राज़ील, ठीक, ब्राज़ील। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन निर्वाह कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र। तो देखिए इसमें अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका, ठीक, यानी दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडोनेशिया की एक मेगा सिटी तो जकार्ता। इंडोनेशिया की जो मेगा सिटी है वो जकार्ता है, ठीक है। यहाँ से हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वहाँ पर आपको टोटल 26 क्वेश्चन मिलेंगे।
तो इस वीडियो में मैंने पूरा करवा दिए। इसका पहले वाले पार्ट को अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाएं, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं हम किसी दूसरे मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।